अच्छा जी, सबसे पहले तो हम आपको आज की सबसे बड़ी जो कल से ये चल रही थी, चर्चा में थी कि जो हमारे ओंटारियो के प्रीमियर हैं वो मिलेंगे क्रिस्टिया फ्रीलैंड से, तो आज उनकी मुलाकातें हुई हैं क्योंकि एक जो है ओंटारियो का लार्जेस्ट बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट जो इन्होंने शुरू किया है, 250 मेगावाट का ओनाइडा एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है विद द हेल्प ऑफ 6 नेशंस ऑफ ग्रैंड रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नॉर्थलैंड पावर, एनआर स्टोर, एकॉन ग्रुप, ये जो है मिलके बना रहे हैं। आज जो हमारे प्रीमियर डकफोर्ड साहब थे वो बेइंतहा खुश थे, वो कहते थे आई एम वेरी थ्रिल्ड टू सी कैसे इन पार्टनरशिप जो है ये वर्ल्ड क्लास चीज़ें जो हैं और अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के लिए ये बनती हैं जो कि जनरेशन्स को फ़ायदा होगा। फोर्ड साहब ने कहा कि ये सब चीज़ें जो हैं ये इससे एनर्जी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के अंदर बड़ा फ़ायदा होएगा। जब लो पीक टाइम होएगा तो उसमें ये एनर्जी को कंजर्व करके, और जब हाई डिमांड पीरियड होगा तो उसमें ये छोड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसमें 2025 तक जो है ये ऑपरेशनल हो जाएगा और हमारी जो नीड्स हैं उस वक्त तक जो बढ़ गई होंगी तो वो पूरी होंगी, और ये तकरीबन ओशावा साइज़ के एक सिटी को पहुंचा सकेगी सारी सहूलत। इस सिलसिले में बात करते हुए क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है क्लीन एनर्जी ग्रिड स्टेशन है जो ओंटारियो में बन रहा है और आने वाली जनरेशन्स को इसका बड़ा फ़ायदा होएगा। और ये जो है इसकी वजह से जो एनर्जी की स्टोरेज रिसोर्सेज हैं वो 225 मेगावाट जो कि आज की यूज़ है उससे बढ़ के 475 मेगावाट रीचिंग 2025 तक ये जनरेट कर सकेगा। तो इसमें बहुत बड़ी जो है ये सहूलत मिलेगी। दूसरी हमारी बड़ी खबर जो है इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर जो है मैरी इंग, उनके बारे में है। मैरी इंग जो है बड़ी अंडर द वेदर आई हुई हैं, इसलिए कि उनसे जो है आज बड़े क्वेश्चन किए गए। उनको कहा गया कि भाई आपने जो है एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का वाला काम किया है, और लेकिन इन्होंने उसके ऊपर बात करते हुए आज हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि मेरी सिंसियरिटी जो है उसको देखा जाए और मेरे पे ये जो एथिक्स को रूल करने के रूल्स को जो ब्रेक करने के जो इल्ज़ाम आए हैं उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी करती हूँ। तो इनके ऊपर सवाल किया गया कि आपने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपकी एक दोस्त जो थी वो पीआर फर्म पॉम्प एंड सर्कमस्टेंस उसको दिया था, तो उसके जो $17,000 भी उसको दिए थे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? तो मैरी इंग ने कहा कि जी मनी और वर्क जो है प्रॉब्लम नहीं है, मेरा डिसीजन टू रिस्क्यू माई सेल्फ इमीडिएटली एज सुन एज आई फाउंड आउट इज़ द प्रॉब्लम। हुआ ये था कि जो एथिक्स कमिश्नर थे मारियो डियॉन, उन्होंने लास्ट ईयर कहा था कि इन्होंने जो है एक क्लॉज जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की है वो तोड़ी है, और इन्होंने इनके जो ऑफिस है, नॉट इन्होंने डायरेक्टली, इनके ऑफिस ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है इनकी एक उस दोस्त को अमेंडा अल्वारो को जिसके के साथ इनके 20 ईयर्स से दोस्ती है। तो इनको नहीं पता चला था, जब पता चला तो उसके लिए इन्होंने आज सॉरी कहा। बहरहाल आज इनको काफ़ी हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रॉब्लम्स झेलने पड़े। टोरंटो पुलिस ऑफिसर जो हैं अब कॉन्स्टेंट कैल्विन ऊ के जो मर्डर के लिए को जिनको मैन स्लॉटर के लिए 19 ईयर ओल्ड जो ब्रैम्पटन बॉय है चैड फैसी, उसके लिए आज चार्ज किया गया है। ये इवेंट जो है ये वाकया जो है 2021 में हुआ था अप्रैल 26 को, और उसमें यह हुआ था कि 2 पुलिस ऑफिसर्स थे जो ऑफ ड्यूटी थे, और एक वॉच जो थी इस लड़के ने जो कि काउंटरफीट थी वो बेची थी, और जब उसको पता चला कि ये पुलिस वाले हैं तो उसने गाड़ी भगाई, उसके पीछे ये भागे, उसमें ऑल्टरकेशन हुई, और उसमें जो इसके दोस्त हैं बच्चे के फेसी के, वो कहते हैं कि जी हमें जब बुलाया गया तो इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, हम इसको ब्रैम्पटन सिविल हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पर उसकी थोड़ी देर में डेथ हो गई, और उसके लॉयर ने कहा जी कि उसको सीरियस इंजरीज आई थी इंक्लूडिंग जो है हेमाटोमा, जो कि इसके सर पे यानी कि चोटें बहुत सख्त आई हुई थी। तो उसके लिए आज इसकी माँ जो है फे फेगन, उसने बड़ा थैंक यू बोला है, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन जो थी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने बिठाई थी, और उसमें उन्होंने कहा जी कि इस आदमी ने ये जो ऊ है कैल्विन ऊ, इसने मैन स्लॉटर में वो इन्वॉल्व है, उसको किया है। और आज उन्होंने कहा है टोरंटो पुलिस सर्विस ने कि हम इमीडिएटली इसको निकाल रहे हैं। तो मतलब सिर्फ एक काला बच्चा देख के और उसको मारना पीटना तो गलती भी हो सकती है बच्चों से, सिर्फ 19 साल का था, तो मतलब पुलिस को भी ज़रा सोचना चाहिए। उसके लिए आज ये बड़ा सख्त पे एक्शन लिया गया। स्टैट्स कनाडा की जनाब रिपोर्ट आई, और स्टैट्स कनाडा की इस रिपोर्ट के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसने बड़े फटे चके हैं, और जो कि पिछले इकोनॉमिस्ट जो हैं पीछे के महीनों में जो प्रिडिक्शंस दे रहे थे
कि इतनी अच्छी जो है जॉब मार्केट नहीं चलेगी, उस सबको गलत कहा है। इकोनॉमी के अंदर 153,000 जॉब्स जो हैं लास्ट मंथ यानी जनवरी में ऐड हुई थी, और इसमें स्टैट्स कनाडा ने कहा है कि इसका मतलब है कि कनेडियंस जो है दे आर लुकिंग फॉर जॉब एंड दे आर वर्किंग नाउ एंड दे आर जॉइनिंग लेबर फोर्स। और एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अब 5% पे है, स्टडी है बड़े अरसे से। समर में सबसे कम था, 4.9% पे था, लेकिन अब ये शो कर रहा है कि इकोनॉमी हौले हौले जगह के ऊपर आ रही है। और लास्ट सितंबर में आपको पता है 3,26,000 जॉब्स जो थी वो ऐड की थी। और जनवरी के बारे में अब स्टैट्स कनाडा का कहना है कि अब आके फिर से तमाम सेक्टर्स, होलसेल, रिटेल, सब के अंदर गेन्स आए हैं। सबसे ज़्यादा 59,000 जॉब्स जो हैं वो आई हैं इसमें बाकी सारे ट्रेड्स के अंदर, और 40,000 जो हैं वो हेल्थ केयर और सोशल असिस्टेंस के अंदर आई हैं। तो मतलब कनाडा जो है वो अब ज़रा थोड़ा सा स्टेबल होता जा रहा है। बिल्डिंग लैंड एंड लैंड डेवलपमेंट एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ रेंटल हाउसिंग प्रोवाइडर्स ने कहा है कि जो रेंटल हाउसिंग डेफिशिएंसी है जीटीए के अंदर वो 10 साल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इन द नेक्स्ट डेकेड जो है तकरीबन 177,000 और रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चाहिए होंगी। इसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि रेंटल हाउस होल्ड जो हैं टू राइज 58% इन 10 ईयर्स टू 312,000। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वैसे तो ऑन्टेरियो जो है 135,000 न्यू रेंटल यूनिट्स ऐड कर रहा है, जो कि 10 पिछले साल से ज़्यादा हैं, जिसमें कि सिर्फ 24,000 यूनिट्स जो थे वो ऐड किए गए थे, जो कि इनफ नहीं थे। तो अब जो है ओवर द जो उसके बाद जो 40 ईयर्स थे उसके अंदर 90% ऑफ पर्पस बिल्ड रेंटल्स जो थे वो जीटीए में बिल्ड किए गए थे, लेकिन फिर भी जो डिमांड है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है। और वो कह रहे हैं जी कि जो ओनर हाउस होल्ड्स होंगे वो 26% होंगे, और इसके वो सिर्फ 8% होंगे, और जो रेंटर्स होंगे वो ग्रो करेंगे ज़्यादा, और वो 26% जो है लोगों को चाहिए होंगे। यानी कि 26% रेंटल प्रॉपर्टी लोग देखेंगे और 8% जो है ओनर हाउस होल्ड्स होंगे। तो इस वक्त मार्केट के अंदर सिर्फ 14,853 यूनिट्स जो हैं वो आए हैं, तो और चीज़ों की ज़रूरत है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विच इज़ बैक्ड बाय कनाडाज बिगेस्ट फूड एंड बेवरेज कंपनीज जैसे कि कोका कोला एंड टिम हॉर्टन्स, उसने कहा है जी कि अब ये जो बड़ी कंपनीज हैं ये एक फ़ी लगाएंगी रिसाइकलिंग के ऊपर, यानी रिसाइकलिंग फ़ी जो है एक लगाई जाएगी सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल इसी साल में। वो कह रहे हैं कि 1 to 3 सेंट लेवी जो है वो डाली जा सकती है न्यू रिसाइकलिंग सिस्टम में, जो कि डग फोर्ड की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये जो आपकी रिसीट अब आपको मिला करेगी इसमें ये एज अ सेपरेट फ़ी आपको एक्सक्यूज़ मी नज़र आएगी। तो वो कहते हैं जी कि पहले तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो थी वो म्यूनसिपैलिटीज़ थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और फ़ी जो है बड़े अरसे से ऑन्टेरियो लिबरल्स जो थे उन्होंने एक प्लान जो किया था, डिच किया था, उसको फिर से जो है अब के ये जो कंज्यूमर्स हैं इनको ग्रीन फीस लगाई जाएं, तो उसको फिर से अब एक तरीके से वापस अब लाया जा रहा है। एएफपी की न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक टेक्सास जो है जो स्टेट है यूएसए की, वो अब सोच रही है कि अब ना सिर्फ चाइनीज़ बल्कि जो रशियंस हैं उनको भी अब ये जो प्रॉपर्टी है वो बाय ना की जाने दी जाए। ज़्यादातर तो वो कह रहे हैं रशियंस और चाइनीज़ दोनों ही शामिल हैं, लेकिन लोगों का ख्याल है कि इसके अंदर चाइनीज़ ज़्यादा टारगेट होंगे, लेकिन इसके अलावा जो हैं इरानियंस और नॉर्थ कोरियंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा और भी 8 स्टेट्स हैं कनाडा यूएसए की, जैसे कि फ्लोरिडा, आर्कांसास, साउथ डकोटा और बहुत सारी जो कि ये कंसिडर कर रही हैं। आपको पता ही है कि टेक्सास के अंदर 28.8 मिलियन लोग हैं, उसमें से वो कहते हैं जी 1.4 मिलियन एथनिसिटी जो है अपनी एशियन बताते हैं, तो उसमें से 223,500 जो हैं चाइनीज़ हैं। ह्यूस्टन जो दूसरा बड़ा शहर है इनका पॉपुलेशन के हिसाब से वो कहते हैं जी 156,000 जो रेजिडेंट्स हैं वो एशियन हैं और ज़्यादातर चाइनीज़ हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो थे प्रॉपर्टी ले रहे थे जो नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स के ऊपर थी, क्योंकि उनके पास बेशुमार पैसा था। तो अब वो कह रहे हैं जी कि इन तमाम नेशनैलिटीज़ को, रशियन, इरानियंस, नॉर्थ कोरियंस और ख़ास तौर पे चाइनीज़ को, नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब नहीं खरीदने दी जाएंगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक आज एफबीआई ने
प्रोब करनी शुरू की है जो ट्रंप साहब के वाइस प्रेसिडेंट थे माइक पेंस साहब, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर एफबीआई को एक जो है वो फ़ोन कॉल दी थी, जो कि इनके एक एम्प्लॉई ने इनको बताया था, एक एड जो हैं, और उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट को फिर अलर्ट किया था और फिर एफबीआई आई थी और उन्होंने आके फिर इनके जो है घर इंडियाना में उसमें उन्होंने छापे मारे हैं और वहाँ से कुछ क्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मिले हैं। ये उस वक्त हुआ है जब जस्टिस डिपार्टमेंट ने माइक पेंस साहब को सबीना किया था और कहा था कि आप आके ये जो कुछ भी कैपिटल हिल में हुआ था जनवरी 6 को, जब ट्रंप साहब नहीं मान रहे थे 2020 के इलेक्शंस, जब वो लूज़ कर गए थे और कह रहे थे कि नहीं पावर मुझे किसी तरह मिले, तो उस सिलसिले में आप आके बात करें, और ये अभी नहीं आए थे। तो मीनवाइल उनको एफबीआई को एक कॉल गई कि भाई आप आके ये इधर छापा मारें, क्योंकि कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हमें लगता है इनके घर पे हैं। तो अब ये मतलब है कट्टा जिसको कहते हैं ना, खुल गया है। तो अब ये हर किसी के घर में अब छापे मारे जा रहे हैं और फाइंड आउट किया जा रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है जी माजिद भाई की हो रहे हैं। बड़े बड़े मुल्कों के वैसे हो जाता है, लेकिन ये तो पिछे ही पै गए अमेरिकन जेडे ने ना, एक काले कोट वाले काले चश्मे ते काले कोट वाले पिछे ही पै गए हैं जी। ऐसे है। अल जजीरा की जनाब एक रिपोर्ट है और ये बड़ी ही इन्वेस्टिगेटिव और स्केदिंग रिपोर्ट है। अगेन ये जो लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उसके ऊपर है, जिसके के ऊपर उन्होंने बात करते हुए आज ये जो रिपोर्ट छापी है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स के जो कमिश्नर हैं सर मार्क राउली, उन्होंने कहा है जी कि ठीक है, हमें पता है कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ऊपर लोगों का एतमाद जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन हम इस ट्रस्ट को वापस लाने की कोशिश करेंगे। ये बात उन्होंने क्यों की? ये बात उन्होंने उस वक्त की जब बेशुमार क्रिमिनल केसेस जो हैं वो अब पुलिस के ऊपर आए हैं, बल्कि वो कहते हैं जी कि क्रिमिनल केसेस नहीं है, पुलिस के अंदर ही क्रिमिनल्स हैं, ये पुलिस वाले ही क्रिमिनल्स हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर रेप, सेक्सुअल असॉल्ट और सिस्टमैटिक जो करप्शन है और मिजोगाइनी है और बहुत सारी इस तरह की जो ऑफेंसेस हैं उनके जो हैं वो सैकड़ों ही केसेस जो हैं सामने आए हैं। अभी लंदन बहुत ज़्यादा, इंग्लैंड बल्कि शॉक में चला गया था जब कि एक मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑफिसर डेविड कैरिक जो था वो पता चला कि वो ही इज अ सीरियल रेपिस्ट। तो ये शो करता है कि ये इनका जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है कितना ब्रोकन है। इसके अलावा ना सिर्फ डजन्स ऑफ औरतों को उसने रेप किया, बल्कि सेक्सुअल और भी ऑफेंसेस जो हैं फॉर द लास्ट 20 years ही हैज बीन डूइंग, एंड ये बिल्कुल जो है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद एक और भी आपको खबर सुनने को मिली होगी, इनके एक और पुलिस कांस्टेबल थे वेन कुजन, जिन्होंने किडनैप, रेप और मर्डर किया था सैरा एवरेंड का भी रिसेंटली, जिसके ऊपर वहां पे बहुत शोर मचा था जबकि वो अपने घर की तरफ चल के जा रही थी। तो इसके ऊपर बात करते हुए आज कमिश्नर साहब कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से लोगों का ट्रस्ट पुलिस के ऊपर लाएं। भाई पुलिस खुद ही क्रिमिनल से भरी हुई है तो लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे? एक्सपर्ट्स जो है उनका कहना है कि मेट्रोपॉलिटन लंदन की जो पुलिस है उसके अंदर 800 से 1000 पुलिस वाला जो है वो ऑफेंडर है और क्रिमिनल है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है। तो अब एक इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बिठाई है, देखेंगे अब किस किस को पकड़ेंगे। 2 तो उन्होंने पकड़े हैं, लेकिन अब 800 बंदा अगर पकड़ेंगे तो बड़ी बात होएगी। वैसे ये डेथ टोल जो है जी टर्की और सीरिया के अंदर जो अर्थक्वेक अब आया था थोड़े दिन पहले, उसमें 22,000 को अब जो है ये टच कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सीरियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही थी जो रेबल एरियाज हैं उसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड को भेजने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा सारी दुनिया में जिसमें शोर मचा हुआ था कि लोग तो लोग ही हैं, उनको चाहे रेबल है नहीं है, उनको तो इस वक्त इतनी मुसीबत आई है कि हेल्प चाहिए। तो आज जो इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसने अप्रूव कर दिया है, लेकिन उन्होंने सीरियन गवर्नमेंट ने एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि ये तमाम की तमाम एड जो है इसको सुपरवाइज करेगी एक तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस, फिर सीरियन अरब रेड क्रेसेंट और यूनाइटेड नेशंस के जो अदारे हैं उनके अंदर ये सारा कुछ जो है उनकी निगरानी में, यानी ये सारी एड जो है पहुंचाई जाएगी। रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली लोगों को जो है अलाइव निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 100 आवर्स गुजर गए हैं जब से ये अर्थक्वेक आया है रबल के नीचे से। और यूनाइटेड नेशंस के जो हैं सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने भी कहा है कि नेक्स्ट वीक मैं एक डोनर कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और उसके अंदर हमको डोनेशंस चाहिए ये इतनी बड़ी आफत जो आई है टर्की और सीरिया में उससे निपटने के लिए। पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज़ है जी कि पुलिस ने एक बस्ट किया है बहुत बड़ा गैंग जो कि ऑटो रिक्शा के ऊपर जो है ये धंधा सारा चला रहा था कि लड़कियों को वो बड़े बड़े जो फेम्ड लोग थे उनके पास जो है वो फ्लैश ट्रेड के लिए भेज रहे थे। ये उस वक्त हुआ जबकि एक पुलिस वाले ने एक बुकिंग की जो कि ये की जाती थी
फोन के ऊपर, और पेमेंट भी जो है वो मोबाइल ली जाती थी, और उसके बाद जो है होटल रूम्स बुक किए जाते थे और क्लाइंट को भी बताया जाता था, और रिक्शा के ऊपर, ऑटो रिक्शा के ऊपर एक या दो औरतों को फिर उस क्लाइंट के लिए भेजा जाता था। ये एक पुलिस वाले ने उनको फोन किया, उनको ऑटो पेमेंट की, और फिर उस वक्त जब ऑटो रिक्शा में वो आदमी दो लड़कियों को लेकर आया तो पुलिस की पूरी वहां पे पूरी वो तैयार थी पार्टी, उन्होंने इसको पकड़ा, और उसकी वजह से फिर इनको पता चला कि ये पूरा एक गैंग है जो कि यहां पे मुंबई के अंदर चल रहा है। तो ये कॉन्स्टेंटली औरतें सप्लाई कर रहा है ऐसे बड़े बड़े लोगों को। तो अब ये इनके अगेंस्ट जो है केस रजिस्टर किए गए हैं अंडर इंडियन पीनल कोड इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, और वो ऑटो जो है वो सीज कर लिया, और लोगों की तलाश है कि इस गैंग के और कौन से मेंबर्स हैं जो कि ये औरतों को मजबूर कर रहे हैं ये गलत काम करने के लिए। जी न्यूज़ जो है जी, उसके मुताबिक आज तो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में बड़े कैके ठट्टे और मजाक हुए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है अशोक गहलोत वो अनाउंस कर रहे थे बजट, लेकिन ये 2023 का बजट सुनाने के बजाय उन्होंने पुराना बजट सुनाना शुरू कर दिया। तो आपको तो पता ही है कि सारे मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, जब ये बजट टाइप की मीटिंग्स होती हैं तो उनको एक एक कॉपी दी जाती है। तो जो लोग पढ़ रहे थे वो कुछ और था, जो चीफ मिनिस्टर साहब पढ़ रहे थे वो कुछ और था। उसके लिए जी फिर चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं अशोक गहलोत साहब ने उन्होंने सॉरी कहा। उन्होंने कहा वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्योंकि असल कॉपी तो आप लोगों के हाथ में है। यानी देखें जरा एक्सक्यूज किया दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब। बहरहाल जी इनके ऊपर काफी आज लान तान हुई। बीजेपी के जो लीडर हैं लीडर वसुंधरा राजे जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये तो पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है, और भाई साहब इतनी इंपॉर्टेंट आप डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं तो आपका काम नहीं था कि आप 2-3 बार चेक कर लेते अच्छे से पेश करने से पहले। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर जो हैं राजेंद्र सिंह, उन्होंने भी कहा गहलोत जी ये तो बहुत बड़ी केयरलेसनेस है, आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आप तो अब कैंपेन शुरू करने वाले हैं आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनके लिए, तो अगर आप पुराना बजट पढ़ते रहेंगे और आपकी ये हालत रहेगी तो आप कैंपेन अपनी कैसे करेंगे। इसके अलावा जो है वो उन्होंने कहा जी कि सारी जो जनता थी वो डार्कनेस में से निकलने के लिए सोच रही थी कि एक रिलीफ मिलेगा इसके अंदर, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनकी तो अपनी बत्ती गुल हो गई। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं कि रोऊं इस पे। तो आज काफी लान तान चलती रही राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो बहरहाल जी वो सारा शट डाउन किया सेशन, और अब जो है फिर से सेशन को शुरू किया जाएगा। द प्रिंट की आज एक स्टोरी है जी, और होम अफेयर्स के जो मिनिस्ट्री है उन्होंने आज राज्यसभा में बात करते हुए जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्या आनंद राय साहब ने एक रिपोर्ट आज पढ़ी है, और उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि जो डाटा मेरे पास आया है उसमें पुलिस कस्टडी में जो डेथ्स हैं वो बेशुमार बढ़ गई हैं। ये डाटा पेश करते हुए उन्होंने कहा जी 669 केसेस ऑफ डेथ्स इन पुलिस कस्टडी जो हैं इंडिया में पिछले 5 साल में रजिस्टर किए गए हैं बिटवीन April 1, 2017 टू March 31, 2022। और ये जो डाटा था ये साइट कर रहे थे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। उन्होंने कहा वैसे तो गवर्नमेंट जो है सेंटर की वो हमेशा इनको कहती है कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंडर सब लोगों को ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से बचना चाहिए, और खास तौर पे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जैसे कि पुलिस हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं। लेकिन अगर कोई अपने तय करता है तो फिर उसके लिए सेंटर की गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझाया जा सकता। आज जब ये बात कर रहे थे राज्यसभा में तो अपोजिशन ने कहा कि जनाब ये काम तो पुलिस का है, लेकिन पुलिस को तो स्टेट गवर्नमेंट जो ऑर्डर देगी वो तो वो करेगी। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने इल्जाम स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। उन्होंने कहा हाँ पुलिस तो बेचारी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को इसका ख्याल करना चाहिए। तो बस ये आज काफी तमाशे जो हैं ये वहां पे हिंदुस्तान की डिफरेंट असेंबलीज में चलते रहे। रॉयटर्स की एक न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक जो अदानी ग्रुप है उसकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि MCSI जो कि फाइनेंशियल इंडेक्स प्रोवाइडर होता है उसने कहा है कि अब हम रिव्यू करेंगे अदानी साहब का फ्री फ्लोट ऑफ सम ऑफ हिज ये जो कंपनी के शेयर्स हैं उसके बारे में और सिक्योरिटीज़ के बारे में। आप सोचें कि पाकिस्तान को कितना चाहिए जो है पैसा अपना काम चलाने के लिए, टोटल 7 बिलियन। अदानी साहब अलोन 110 बिलियन US डॉलर्स लूज कर चुके हैं बिजनेस का।
आप जरा वेल्थ देखें इस बंदे की। और वो कहते हैं जी कि ये वेल्थ जो है उन्होंने अपनी 7 कंपनीज जो थी उसमें लूज की हैं आफ्टर यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब ये इनको कहा, एक्यूज किया है स्टॉक मैनिपुलेशन और इम्प्रॉपर यूज ऑफ ऑफशोर टैक्स हेवंस का। जाहिर है कि अदानी ग्रुप ने इन सब तमाम रॉन्ग डूइंग्स के लिए डिनाई किया है, लेकिन फिर भी अब ये एक और रिव्यू जो है MSCI का बैठ गया है। इसकी वजह से अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर और प्रेशर आएगा। हो सकता है ये थोड़ा और पैसा लूज करें, यानी 110 बिलियन US डॉलर लूज कर चुके हैं, हो सकता है और लूज करें। इसके साथ साथ जो है ऑपोजिशन भी राज्यसभा में कॉन्स्टेंटली मोदी जी से क्वेश्चन करती रही है, जो कि हमने आपको कल भी बताया था कि भाई आप बताएं कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं जो इन्वेस्टर्स की इस ग्रुप में, उसके लिए आप बड़ा उनका नुकसान है, तो कोई आप इन्वेस्टिगेशन बिठा रहे हैं कि नहीं बिठा रहे हैं? आपके ये बड़े दोस्त से इसके बारे में जवाब दें। और मोदी जी ने कल ही हमने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। तो वो जो हैं वो बिल्कुल इसको जो है लाइट तरीके से ले रहे हैं। बहरहाल ये काफ़ी तूफान जी मचा हुआ है वहाँ पे, तो अब देखें, क्योंकि इनका तो अदानी जी का तो कोई नुकसान नहीं है, बेचारा जो छोटा छोटा इन्वेस्टर जिसने इतने बड़े आदमी के ग्रुप में पैसे जमा किए हुए हैं नुकसान तो उसका है, उसका तो वो तो बेचारा जीरो पे आ गया होगा। देखो मैं भाई ਅਸੀਂ कितने अच्छे हैं ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿਓ $1 ਮਿਲੀਅਨ है जी। पर कनेडियन गवर्नमेंट सुन ही नहीं रही। ओ भाई कनेडियन गवर्नमेंट हमारा प्रोग्राम सुनते हो कि नहीं सुनते हो? हम कब से मांग रहे हैं आपसे $1 मिलियन। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर जो आज सबसे वैसे तो बहुत सारी आजकल अफसोस की खबरें हैं, कोई बात नहीं इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो बड़ी अफसोस की खबर है जब कोई इंटेलेक्चुअल की डेथ होती है तो दैट एक्चुअली इज अ लॉस ऑफ अ कंट्री। वेटरन पोइट एंड राइटर अमजद साहब जिनकी के एज 78 ईयर्स थी, उनका आज हार्ट अटैक से लाहौर में उनकी डेथ हुई है। ये 4 अगस्त 1944 को लाहौर में पैदा हुए थे और पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने उर्दू में मास्टर्स किया था 1967। इन 1968 इनको उर्दू का प्रोफेसर मेयो कॉलेज लाहौर में लगाया गया था, जहाँ पर इन्होंने कंटिन्यू किया 1975 तक। उसी साल इनको डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पंजाब आर्ट्स काउंसिल बनाया गया। इनके बड़े मशहूर ड्रामे हैं जो कि आप देखते हैं, शायर भी थे, ड्रामे भी थे इनके, वारिस, दिन फिशर, ख्वाब जागते हैं जो है उसको तो खैर अवार्ड्स भी मिले थे। और फिर इन्होंने बहुत सारे जो अफ्रीकन पोइट्स थे उनकी बहुत खूबसूरत पोइट्री जो थी उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया था और उसका नाम रखा था काले लोगों की रोशन नज़में। इसके अलावा इनको बेशुमार इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। पाकिस्तान के अंदर 1987 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था, 1998 में सितारा इम्तियाज़ और 1998 में ही इनको तमगा इम्तियाज़ भी दिया गया था। तो आज पाकिस्तान ने इनकी डेथ को मौन किया है। फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं जी इसहाक डार साहब, इनका पोर्टफोलियो वैसे अब चेंज ही कर देना चाहिए, तो शायद फॉरेन मिनिस्ट्री में कुछ कर लें। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने आज बड़े दुखे हुए दिल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें इन्होंने कहा जी कि IMF के साथ जो हमारी ये डील थी वो तो बात उस पर चल रही है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा इन्होंने हौसला देने की कोशिश की, हालांकि मिशन जो है दैट हैज़ लेफ्ट विदाउट साइनिंग जो है अग्रीमेंट। और उन्होंने कहा जी अब हम वाशिंगटन जा रहे हैं और वहाँ पे बैठ के हम बात करेंगे। लेकिन आज इसहाक डार साहब ने कहा है जी कि हमको अनफॉर्चुनेटली न्यू टैक्सेस वर्थ 170 बिलियन रुपीज़ जो हैं और लगाने पड़ेंगे और उसी सिलसिले में एक मिनी बजट भी हमको लाना पड़ेगा। अलबत्ता इन्होंने कहा जी कि हमारी मीटिंग बड़ी पॉजिटिव जो है वो उस पर नोट पे ख़त्म हुई है। मतलब तुम की जानते सो तुम चपेड़ा मार के जान रही पाया तो वो तो यूरोपियंस है, उनका स्टाइल ही है प्यार मोहब्बत से, वो तो आपको फायर भी करते हैं तो कहते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज बट दे आर नो मोर नीडेड। तो पायन समझो, स्टाइल समझो जरा है जी। तो उन्होंने कहा जी लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हमको मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंस पॉलिसी जो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि दे के जाता है वो हमको मिल गया। तो ये बड़े खुश हो रहे हैं कि शायद हमारी दाल गल जाएगी, खैर गली जाएगी लेकिन देखें आप। तो वो कहते हैं जी कि हम उन्होंने कहा है हाँ पैसे मिल जाएंगे। तो वो कहते हैं जी 9th रिव्यू ऑफ $7 बिलियन लोन प्रोग्राम जो है उसके लिए उन्होंने बड़ी कड़ी शर्तें रखी हैं और उसको अगर हम पूरा करेंगे तो फिर उन्होंने कहा जी कि एक वर्चुअल मीटिंग फिर हमारी होएगी और उसके अंदर जो है फिर हम सोचते हैं कि शायद हमें ये पैसे मिल जाएं। तो IMF वालों, हाँ IMF वालों, पाकिस्तान वाले तो हमारी खबरें नहीं सुनते, आप तो जरूर सुनते होगे। अगर आप सुन रहे हो, एक एक जर्नैल, एक एक ब्यूरोक्रेट, एक एक जर्नलिस्ट, एक एक मिनिस्टर, संतरी, मंत्री, सबकी किताबें खोलो, सबसे जो है टैक्स लो। गरीब लोगों से टैक्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। उनसे आप टैक्स लेंगे तो आपका ये जो है रिव्यू कंप्लीट भी होएगा और आप देखेंगे कि पाकिस्तान को पैसों की जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं अपनी जेबें भरने के लिए। तो अगर आप इनकी बुक्स खोल लेंगे तो आपको मशवरा है मेरा, आपको IMF वालों मुझे रखो एज कंसल्टेंट ऑन पाकिस्तान।
तो हम आपको बताएंगे। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने आज, चूंकि मरियम नवाज साहिबा तो बड़ी भदी सी ज़बान इस्तेमाल करती हैं खान साहब के लिए, तो लेकिन खान साहब ने तो आज इनको बड़ी इज्जत वैसे दी है, बहुत बड़ा इनके लिए नाम यूज़ कर लिया। उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को कहा है कि ये जो PMLN ने इनको मिसेस मंडेला बनाने की कोशिश की थी, वो इनकी जो कोशिशें हैं वो सारी फेल हो गई हैं, और इसलिए अब मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान आना चाहिए ताकि उनको पता चले कि असल ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं और ये इनकी पार्टी और इनकी बेटी कितनी पॉपुलर है, इनको पता होना चाहिए। आज मीडिया के साथ ज़मान पार्क लाहौर से वो बात कर रहे थे और वो कहते हैं जी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जुडिशरी के पास जाती है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर इनकम्बेंट गवर्नमेंट सीरियस नहीं है इलेक्शंस करने के लिए तो अब जुडिशरी को करना चाहिए। इसके अलावा उनसे मीडिया ने पूछा कि क्या आपकी मुलाकातें जनरल आसिम मुनीर से हुई हैं, तो उन्होंने कहा जी ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी मुलाकातें कमर बाजवा साहब के साथ हुई थी, लेकिन उस वक्त जिस वक्त मेरी गवर्नमेंट जो थी वो ओवरथ्रो कर दी गई थी और इस्टेब्लिशमेंट से मैं मिला था। और आज उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट का मतलब पूरी मिलिट्री नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ मिलिट्री चीफ यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो होता है। जब इनसे पूछा गया कि क्या आप ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका क्या बड़ा जिक्र मरियम साहिबा भी और इनकी पार्टी भी कर रही है कि हम बुला रहे हैं और हम मसले हल करेंगे, उन्होंने कहा जी कि APC की मीटिंग जब वो बुलाएंगे और हमें इनवाइट करेंगे तब मैं पार्टी के साथ बैठूंगा और डिसाइड करूंगा कि क्या मुझे जो है हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और इस दफ़ा उन्होंने कहा जी कि टिकट्स मैं सिर्फ अपनी पार्टी के अपने लॉयल और सिंसियर वर्कर्स को दूंगा और इसके अलावा जो है वो किसी को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा जी कि ये जो IMF के साथ इतनी डिजास्टर्स डील ये कर रहे हैं उससे इन्फ्लेशन और मुल्क में बढ़ेगी और रूलर्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो अपने सारे डॉलर्स जो हैं वो बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये फ़र्क तो जो है मुल्क को और गरीब लोगों को पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने तो जनाब हमने आपको बताया ही ना, फटे जगे हुए हैं सही मानों में। कोई आपने केस खत्म कराना है कनाडा में, अमेरिका में, लाहौर हाई कोर्ट के पास जाएं आप, हैं जी, केस आपका फौरन खत्म हो जाएगा। कनाडा से कैंसिल करें अपना केस, लाहौर हाई कोर्ट के पास लेके जाएं, आपको फौरन बरी आप हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कहीं भी अमेरिका, कनाडा, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, लंदन, जर्मनी, दुनिया के किसी हिस्से में आपका केस है, शिफ्ट करें लाहौर शिफ्ट करें, लाहौर हाई कोर्ट देखें आपको कैसे छोड़ेगा ऐसे ऐसे। अच्छा जी, आज तक तो वो लोग छोड़ रहे थे, हुण फुर्तियां देखो लाहौर हाई कोर्ट दियां। लाहौर हाई कोर्ट जो है उसमें जो इनका एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उसने जी एक लेटर लिखा है मुल्तान स्टेडियम मैनेजर को। असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल जवेद सईद खान साहब ने मुल्तान स्टेडियम मैनेजर को लिखा है कि वीवीआईपी भी नहीं, सिर्फ वीवीआईपी टिकट्स जो हैं हमारी जुडिशरी, ना सिर्फ जुडिशरी बल्कि उनकी फैमिलीज के लिए भी भेजो क्योंकि वो PSL का जो ओपनिंग सेरेमनी है वो देखना चाहते हैं। अच्छा ये सारे का सारा लेटर जी जब छप गया सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग तो बड़ा भड़क गए। उन्होंने कहा ये कौन होते हैं भाई, वीवीआईपी मुफ्त टिकट लेने वाले, हम गरीब जनता खरीद रहे हैं और ये इनको मुफ्त में टिकट चाहिए। अच्छा उसके बाद जब तूफान बहुत मचा और लाहौर हाई कोर्ट के लोगों को बड़ा जलील किया तो उन्होंने कहा नहीं ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये गलती है, गलती से ये लेटर चला गया है, हमको नहीं चाहिए। और ये देखें लेटर जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो लेटर आपको साइंड और मोहर लगी हुई हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप हमारे टीवी पे देख सकते हैं तो ये देखें आप। तो कहते हैं नहीं ये तो गलती से मिस्टेक हो गई है तो इसको जो है फौरन जी भरल विड्रॉ किया गया है। आपको पता ही है कि मैचेस PSL के फरवरी जो है 13 से मुल्तान में शुरू हो रहे हैं, उससे पहले जो है ओपनिंग सेरेमनी होगी तो उसमें ही जाना चाहते थे। अच्छा जनाब, जो हमने आपको कल खबर सुनाई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उमर अताब बंदयाल जो हैं उनके बारे में, जो उन्होंने कहा था कि जी जो हमारी पार्लियामेंट है वो सही से ना तो फैसले कुछ कर सक रही है और ना तो जो है वो सही चल रही है, उसके ऊपर आज बड़ा तूफान मचा, पार्लियामेंट में बड़ा नुकसान, बड़ा शोर वोर मचा और उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्ट किया है उमर अताब बंदयाल साहब के, जो वो उन्होंने कहा कि सिस्टमैटिकली इनकम्प्लीट है ये, क्योंकि एक बड़ी पार्टी तो इसमें बैठी नहीं है, उस पर एतराज़ किया गया। यहाँ पे जो आपको पता ही है कल वो इमरान खान साहब की हीयरिंग सुन रहे थे, जो उन्होंने पिटीशन डाली थी कि ये जो अगस्त 2022 का नैब का ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट्स लाए हैं जिसके की वजह से अपने ये सारे केसेस खत्म कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है इलीगल है और ऐसे होना नहीं चाहिए। उसमें के दौरान इन्होंने बंदयाल साहब ने ये जो थे कमेंट्स दिए थे। उसके ऊपर आज बात करते हुए PMLN के इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि ठीक है जुडिशरी जो है उसके अपने पैरामीटर्स हैं, लेकिन वो लेजिस्लेटिव
जो होती है असेंबली, उसके ऊपर जो है वो नहीं कर सकते हैं, ओवर पावर यानी कि उसको नहीं कर सकते हैं, वो जो है लॉज नहीं बनाते, लॉज पार्लियामेंट बनाती है। तो सही तरीके से उनको काम करना चाहिए, वरना ये बातें सारी बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी। पीएमएलएन की सेनेटर जो हैं क्योंकि ये सेनेट के अंदर आज ऑब्जेक्ट किया गया था, तो पीएमएलएन की सेनेटर जो हैं सादिया अब्बासी, उन्होंने भी कहा जी कि ये जो चीफ जस्टिस साहब ने ये जो कहा है कि ये सिस्टमैटिकली इनकम्प्लीट है पार्लियामेंट, इसको जरा क्लैरिफाई करें कि ये कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये वायलेशन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, जो इनके कमेंट्स हैं। पीटीआई के डॉक्टर शहजाद वसीम ने अलबत्ता कहा है जी कि ये जो दो बातें आजकल बस ज्यादा हो रही हैं, एक कंटेम्प्ट और एक ऑनर। जो कोई क्रिटिसिज्म करता है, जो क्रिटिसाइज करता है, वो कंटेम्प्ट के उसमें आ जाता है फ्रेमवर्क में, और जो कोई जो है इनके आगे झुकता है तो वो जी उसको कहते हैं कि जी ये बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है। बहरहाल ये रिस्पेक्ट आपके अपने हाथ में होती है। पार्लियामेंट जो है वो वाकई इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहाँ पे नहीं बैठी हुई है, और इलेक्शंस अगर 90 डेज में ना कराए जाएं तो फिर वो सिविल अनरेस्ट की तरफ जाते हैं। तो फिर अगर पार्लियामेंट नहीं लेगी तो फिर जुडिशरी को उसके अंदर अपना कुछ रोल दिखाना पड़ेगा। और जनाब एंटरटेनमेंट की दुनिया से जावेद अख्तर साहब आजकल बड़ी खबरों में, कल भी हमने आपको जावेद अख्तर साहब की सुनाई है खबर, आज फिर उनका एक जो है इंटरव्यू लिया गया है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि किस तरह राजेश खन्ना ने मुझे और सलीम खान साहब को बड़ा अमीर किया। बात क्या थी? बात थी उनकी एक जो फिल्म थी जो कि आ रही थी हाथी मेरे साथी, वो फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल ठीक था, सेकेंड हाफ बड़ा बकवास था, लेकिन उस फिल्म के लिए राजेश खन्ना साहब जो हैं 4.5 लाख का एक जो घर खरीदना चाहते थे, उसके लिए एडवांस पेमेंट 2.5 लाख ले चुके हुए थे, लेकिन वो उसमें फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने इन दोनों को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप रीराइट कर लें वो सेकंड पार्ट जो है फिल्म का, ताकि वो फिल्म जो है वो अच्छी रहे। अब ये दोनों जिस वक्त गए तो ये जाना चाहते नहीं थे, और वैसे तो बेचारों को 5-5, 600 इन दोनों को मिलते थे रुपए कभी कोई अपनी कहानी लिखने के, लेकिन राजेश खन्ना साहब ने जब उनको कहा कि नहीं आप ये करो तो आपको अच्छी अमाउंट मिल सकती है, और वाकई वो हुआ। जिस वक्त इन्होंने हाथी मेरे साथी लिखी तो उसमें इनको 5-5 हज़ार रुपये उस वक्त मिला, और फिर तो इन दोनों के रास्ते खुल गए, जावेद अख्तर साहब के भी और सलीम खान साहब के भी। फिर तो स्टोरी ये अपने मज़े में और अपने स्टाइल में लिखते थे और लंबे लंबे पैसे लेते थे। तो उसके ऊपर आज बात करते हुए जावेद अख्तर ने कहा जी कि मुझे और सलीम खान को राजेश खन्ना साहब ने रिच किया, अमीर किया हम दोनों को। शाहरुख खान साहब की अभी जो फिल्म आई थी पठान जनाब, उसमें बड़ा ज़बरदस्त जो एक आफ्टर पार्टी थी, उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त काला सूट, लेकिन अपने ज़बरदस्त काले सूट से भी ज़्यादा एक नीले रंग की वॉच पहन के बैठे हुए थे, और आजकल वो वही नीली वॉच जो है उसमें अक्सर नज़र आते हैं। तो अब लोगों की भी नज़र जो है इनकी इस रिस्ट वॉच के ऊपर पड़ना शुरू हो गई है, और इसकी कीमत जब हम आपको इसकी कीमत बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग अपनी पूरी लाइफ टाइम में इतना पैसा नहीं कमाते हैं जितने की वॉच जो है ये पहनते हैं। बहरहाल एनीवेज दुनिया में बाकी की लोग भी बड़े बड़े एक्सपेंसिव पहनते हैं, कोई बंदा ऐसा भी तो है ना जो 20, 25, 30 मिलियन डॉलर की भी तो घड़ी लेता है ना, तो इनकी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन बहरहाल आज इंडिया में बड़ी इसके ऊपर जो है आंखें खुली हैं। आंखें इसलिए खुली हैं कि इनकी जो नीली वॉच है इसके बारे में जब पता किया गया तो ये जो फ्रेंच ब्रांड है ऑडिमा पिग्वे, उसका रॉयल ओक परपेचुअल कैलेंडर जो है वो है ये वॉच, और इसकी कीमत जो है तकरीबन 5 करोड़ इंडियन रुपीस है। तो वो कहते हैं जी दिस इज वन ऑफ द प्राइज्ड पोजेशंस ऑफ एसआरके। इसके अलावा इनका जो घर है मन्नत मुंबई में वो 200 करोड़ का है, और एक इनका इसी तरह का लग्जूरियस हाउस दिल्ली में भी है। इसके अलावा इनके पास बेशुमार एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं, BMW 6 सीरीज, BMW 7 सीरीज, Audi एंड मैनी अदर कार्स। तो वो कहते हैं जी कि उसमें ये घड़ी भी एक है। ठीक है जी, तो नो बिग डील। आपके पास तो बहुत सारी है 5-5 करोड़ की है ना। बिल्कुल, हमारे तो फ्रेंड्स चीने, हमने उनको डिजाइन दिखाना, यस उन्होंने हमें लाइन में भेज देनी है। हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी, एंड एज गुड एज द ओरिजिनल क्वालिटी है, ओरिजिनल क्वालिटी। अच्छा जी, आज आपको पता ही है कि बड़े इंडियन वर्ल्ड रिनाउन जो थे पेंटर थे MF हुसैन साहब, उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। 11 साल पहले उनकी लंदन में डेथ हुई थी। आपको पता ही है कि जो माधुरी दीक्षित है उनकी बड़ी म्यूज रही हुई हैं, तो उनसे बड़ा इनको प्यार था, उन्हीं को पेंट करते थे बेताशा। तो एक दफ़ा डेनवर कोलोराडो में अचानक उनसे मिलने के लिए चले गए। तो MS हुसैन साहब कोई खाते पीते तो नहीं थे, बस चाय के ऊपर ज्यादा जिंदा थे और चाय अपनी के लिए बड़े पर्टिकुलर थे। तो उनसे जब मिलने के लिए गई तो माधुरी दीक्षित साहिबा ने उनको एक कप चाय दिया। उन्होंने बड़े मुंह बनाए, MS हुसैन साहब ने उनको पसंद नहीं आई। तो वो कहते हैं कि वो इतनी कोई परफेक्शनिस्ट और अच्छी लड़की थी और इतनी खूबसूरत और स्टाइलिश और क्या ग्रेस थी कि उसने फिर उसके बाद 8 दफा मेरे लिए चाय बनाई, सिर्फ उस चाय को परफेक्ट करने के लिए जो मुझे पसंद। क्या बात है जी। तो आज उन्होंने जो है उनकी इस चीज को याद किया गया है कि MS हुसैन साहब का प्यार जो था माधुरी के साथ,
और किस तरह वो मादरी को फिर ट्रिब्यूट्स भी देते थे। एंड जनाब क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि आपको पता ही है कि अब सऊदी अरेबिया की एक टीम जो है वो ज्वाइन कर चुके हुए हैं। आपको पता ही है कि इससे पहले जो है वो खेलते रहे हैं रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। अब उन्होंने 4 गोल बनाए हैं जनाब। ये जो अल नसर जो सऊदी अरेबिया का कप जो क्लब है उसके लिए खेल रहे थे, और इसका मुकाबला अल वहदा के साथ था। 4-0 से उन्होंने हराया है, और अब उनकी जो टोटल टैली है डोमेस्टिक लीग्स में गोल्स की वो 503 हो गई है। और ये सिर्फ 4 डेज बिफोर इस 38 बर्थडे इन्होंने किया, तो ये बड़े खुश हैं। 5 टाइम्स बेल डे इन्होंने जीता है। और आपको पता ही है कि बड़े हार्ट ब्रोकन हो गए थे ये जो भी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें, क्योंकि पोर्चुगल जो इनकी टीम थी वो क्वार्टर फाइनल्स में मोरक्को से हार गई थी, तो बड़े रोते हुए ये ग्राउंड से बाहर आए थे। तो आज जो है ये खुश हैं, और इनकी ये जो डील है KSA की टीम के साथ, ये जो क्लब अल नसर के साथ, वो जून 2025 तक का है, तब तक ये खेलेंगे। पाकिस्तान से अच्छी न्यूज़ ये है जी कि पाकिस्तान के जो लियारी के बच्चे हैं वो अब जाएंगे इंग्लैंड में फुटबॉल सीखने के लिए। 3 मेंबर डेलीगेशन ऑफ स्वैंडन टाउन फुटबॉल क्लब जो है, जिनके के वाइस प्रेसिडेंट STFC जेवियर ऑस्टिन, कोच एलेक्स पाइक, क्रिस हाउ ऑफ स्काई स्पोर्ट्स, ये सारे अब कराची में आए हुए हैं। इन्होंने इन लड़कों को जो कुछ अरसे से लियारी के अंदर, क्योंकि बड़ा फुटबॉल खेलते हैं ये लड़के, तो उनको ये कोच भी कुछ किया जा रहा था। और ये आइडिया जो था ये कराची के कमिश्नर मोहम्मद इकबाल मैनन ने दिया था कि ये बच्चे जो आवारा फिरते रहते हैं और क्राइम्स में चले जाते हैं, तो उनको जो है ये ट्रेनिंग दी जाए। तो ये फुटबॉल बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो अब इनको जो है 1 साल के लिए इंग्लैंड लेके जाया जाएगा, और कोच जो है एलेक्स पाइक इनकी ट्रेनिंग करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर एक फुटबॉल टीम बनाई जाएगी। एंड एब्सोल्युटली our last news and very sad news, घाना इंटरनेशनल और एक्स चेल्सी फुटबॉलर जो हैं क्रिस्टियन एट्सू जो हैं वो गए हुए थे वहाँ पे टर्की के अंदर, और वहाँ पे आपको पता ही है कि उन्होंने हत्सेस्पुर जो फुटबॉल क्लब है उसको ज्वाइन किया था, जो कि वहाँ पे टर्की के अंदर है। तो वहां पे जिस वक्त ये अंताकिया के अंदर है, तो यहाँ पे जब अब अर्थक्वेक आई है, तो उस दिन से ना तो ये क्रिस्टियन एट्सू मिल रहे हैं, और ना ही इनके जो हेड हैं, डेप्यूटी हेड जो हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं, वो मिसिंग है। पहले तो कहा गया था कि ये मिल गए हैं, इनको हॉस्पिटलाइज किया, ये बड़े बीमार हैं, लेकिन अब फिर से आज खबर आई है कि नहीं, ये नहीं मिले और हॉस्पिटलाइज नहीं किए गए। ये शायद उस वन ऑफ दोज बिल्डिंग्स में थे जो कोलैप्स वहाँ पे की है। ये थी हमारी आज की खबरें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।